हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल वाला। और उम्मीद है आप लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। और अब टाइम है दैट वी कम बैक टू व्हाट वी हैव स्टार्टेड और अपनी मैगजीन के जो हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब तक हमने 266 क्वेश्चंस तक कर लिया था एंड ये आपका 267 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो के GSLV F-14 मिशन ने किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है इनसैट 3DS। अब आपको पता होगा कि ये जो आपका इनसैट 3DS है इसको GSLV F-14 इस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, इस उपग्रह को। ओके, ये बेसिकली एक मौसम विज्ञान उपग्रह है, आपका मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो आपके वेदर फोरकास्टिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसके लिए हेल्प करेगी। ठीक है, आपकी इनसैट सीरीज़ की बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए गए थे एंड दिस इज़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आपके मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसके लिए। तो इसके थ्रू, इस मिशन के थ्रू आपके इस उपग्रह पर सैटेलाइट भेजी गई थी थ्रू योर GSLV F-14। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आपका PSLV C-58 है इस पर कौन सा पेलोड एक्सरे पोलरीमेट्री मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Which payload on PSLV C-58 is designed for measuring X-ray polarimetry? Though the question is easy, ये काफ़ी सुनने में समझ में आ भी जाएगा कि इसका आंसर एक्सपोसैट है, बट इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपका भी वो ये है कि ये जो आपका PSLV है ये इसकी 60 नंबर की उड़ान थी। ठीक है, एक तो आप ये याद रखेंगे। ओके, दूसरा आपका क्या है कि ये जो आपका मिशन है एक्सपोसैट, ये आप इसका इंक्लिनेशन अगर देखेंगे तो ये ईस्टवर्ड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और इस मिशन के थ्रू आपके दो वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। एक का नाम था आपका पॉलिक्स और दूसरे का नाम है आपका एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं आपको एक रफ आइडिया देती जा रही हूँ, बाकी आपकी मैगजीन्स में आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ये देखी होंगी। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही। और ये पहला नहीं है जो किया गया है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि नासा ने 2021 में IXPE बेसिकली इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, IXPE, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके उसमें दी हुई है। अब हम ये देखते हैं जो एक्सपोसैट है आपका, इसके सफल प्रक्षेपण या आपके प्रक्षेपण के साथ जो भारत है वो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी जो बनाने वाला है, ऐसा देश का विश्व का दूसरा देश बन जाएगा जो कि ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करने के लिए स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी बनाएगा। इससे इंडिया ना सेकंड बन जाएगा, पहला आपको पता ही है इट्स नासा। ओके, एक्सपोसैट के थ्रू, तो ये आपको एक्सपोसैट का पूरा इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना इसमें कि जो पोएम 3 मिशन है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये कब भेजा गया था और ये क्यों भेजा गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको एक्सपोसैट का समझ में आ गया ना। बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, इनको स्टडी करने के लिए जो ऑब्जर्वेटरी इंडिया बना रहा है, ऐसा करने वाला विश्व में दूसरा देश बन जाएगा इंडिया। ठीक है, पहला नासा, पहला मिशन कौन सा था, IXPE। ऑलराइट, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CSIR NAL द्वारा विकसित उच्च ऊंचाई स्यूडो सैटेलाइट कौन सी है। स्यूडो सैटेलाइट का मतलब समझते हैं ना, जो एक्चुअल में सैटेलाइट नहीं है। इसका आंसर है HAPS, HAPS।
बेसिकली वास्तव में जो ये है ना, ये एक नई पीढ़ी का यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका एक प्रोटोटाइप है बेसिकली। मतलब एक्चुअल में ये आपका यूएवी नहीं है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल नीचे नहीं फ्लो करने वाला और बिल्कुल हाइट पे भी नहीं जाने वाला। इट्स ऑन अ बीइंग ऑन अ मिनिमल हाइट, जिसको आप हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कह रहे हो, या फिर उसको आप HALE हेल भी कह सकते हो, विच इज़ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल। अब इसका हिंदी ना बुक में दिया गया है, तो मैं आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले स्थित, कर्नाटक के आपका चित्रदुर्ग, वहाँ पे आपका स्थित चलकेरे, आई मीन इट इज़ लाइक दिस, चलकेरे, यहाँ से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। और ये आपका एक स्यूडो सैटेलाइट है, कि एक्चुअली ये आपका सैटेलाइट नहीं होगा, बट ये कहते हैं छद्म उपग्रह, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, स्यूडो सैटेलाइट। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL, ओके, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी से बनाया गया है। और ये आपका बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर तक आपकी उड़ान भरेगा। इसलिए मैं आपसे ना एक्चुअल में ये UAV नहीं है, ये उसका एक प्रोटोटाइप है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, क्योंकि आपको पता हो कि ये उतनी हाइट्स तक नहीं जाता है, बट ये जाएगा, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर तक जाएगा। आपको पता है ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, हर एक की अपनी है। ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, ये फैक्ट्स आपको पता होंगे ज्योग्राफी में। सो ये इसी के लिए आपको ये उपग्रह भेजा गया है, जिससे स्टडी की जा सके। ऑलराइट, तो इसका आंसर है आपका HAPS, नाम याद रखेंगे आप, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ये एक स्यूडो सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो हमने देखा था GSLV C58 मिशन के अंडर, इसमें गीता जो पेलोड है, इसका पूरा नाम क्या है। आपने देखा हो कि इसमें बहुत सारे उपग्रह हैं, है ना, उसमें से एक का नाम पूछ रहा है आपका गीता, तो इसका आंसर है ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर, ओके, गीता। आप मुझे एक बताएंगे कि VWEA VSAT इसका फुल फॉर्म क्या है। ये जो है पेलोड, इसका क्या है, VSAT, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, एक दो याद रखना। दो आपकी एक टेबल दी गई है टैबुलर फॉर्म में, जिसमें 10 ऐसे आपके उपग्रह के नाम लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विल सी। गीता मैंने आपको बता दिया, VSAT आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। और PSLV C58 का पता ही है, एक्सपोसैट है, पॉलिक्स मिशन है, इन दोनों को भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है, न्यूट्रॉन और ब्लैक स्टार्स की ऑब्जर्वेटरी स्टडी करने के लिए, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बना रहा है इंडिया, ठीक है। क्लियर है ये मिशंस को स्लोली एंड ग्रेजुअली कीप ऑन डूइंग, दिस विल हेल्प यू। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन द्वारा उत्पन्न अधिकतम मैग्नेटिक, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है। अभी आपको बेसिकली उसकी आपकी जो MRI मशीन बनी है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है। तो इसका आंसर है 11.7 टेस्ला, ओके। तो आपको पता हो कि इंडिया की जो पहली खुद की इंडिजिनस स्वदेशी MRI मशीन जो बनाई गई है, उसकी मैक्सिमम 11.7 टेस्ला है। इसको हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जिसका उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोगों में उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए किया जाएगा, ओके। चलिए ये क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देन मिशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है बाय WHO एज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स। अब ये पूछ रहा है कि M-Pox, मंकी पॉक्स के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐसा टीका है, पहला टीका कौन सा है। तो इसका आंसर है MVA-BN, ओके। अच्छा अब इसमें देखो ना, एक चीज़ देखना कि अब इसमें काफ़ी सारे आपको वो आएंगे ना इससे रिलेटेड, तो आप अब ये आपका शरीर एवं स्वास्थ्य जो गतिविधियाँ हुई हैं उनसे रिलेटेड ये सारी क्वेश्चंस बनेंगे हेल्थ वाइज, ओके। WHO और जो भी चीज़ें हुई हैं, डिजीज़ेज एंड ऑल, तो मंकी पॉक्स के बारे में आप याद रखोगे। ये जो आपका है
पहला टीका है जो WHO ने किया है, नाम आपका MVA-BN है, और इसके जो 2 डोजेज़ हैं, 2 डोजेज़ को दिया जाएगा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 18 से कम के लिए नहीं है ये, ठीक है। इट्स नॉट फॉर लेस देन 18। 18 से अधिक उम्र के लोगों को ये 2 डोजेज़ में दिया जाएगा 4 सप्ताह के अंदर अंदर 4 वीक्स के, विदिन 4 वीक्स अंतराल पर ही लगाई जा सकती है, ठीक है, 4 हफ्तों के। और तो आपको पब्लिक हेल्थ MPHEIC जो WHO डिक्लेयर करता है ये पता होगा। तो 2022 में मंकी पॉक्स को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो इसकी पहली वैक्सीन भी ये है। अब आप ये भी जाके देख सकते हो कि ये जो मंकी पॉक्स है ये आपका फैलता कैसे है, ठीक है। ये आप देखिए जाके कि किस टाइप का विषाणु के संक्रमण से ये होता है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ओके। कौन सा डिजीज़ है वैसे, चलिए मैं बता देती हूँ। ये एक जूनोटिक डिसीज़ है, ठीक है। चलो ये बता देते हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है आपका, जो ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है, ठीक है। तो जूनोटिक आपको पता है, कोविड भी जूनोटिक था, तो मंकी पॉक्स भी एक जूनोटिक डिसीज़ है। और ये पॉक्सीविरिडे या फिर वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगी वायरस के थ्रू है। मंकी पॉक्स है, जूनोटिक डिजीज़ है, WHO ने इसकी वैक्सीन कर दी है, और 2022 में इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया था। क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच उच्च गति रेल कॉरिडोर परियोजना का नाम क्या है। तो इसका आंसर है महासर, MAHSR, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए, हाई स्पीड फॉर इंग्लिश पीपल, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में चलाया जा रहा है। इसका नाम है MAHSR, ओके, महासर, जो भी आप पढ़ना चाहें। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है R21, ओके, भारत का R21 या फिर मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी के लिए विश्व का पहला स्वीकृत टीका है। विश्व का पहला स्वीकृत टीका है, तो ये मलेरिया के लिए है, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए, मलेरिया का कैरियर कौन है, किससे फैलता है, ये बताएंगे आप मुझे, साइंस से पढ़ा होगा। सो जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन, ओके। और बाकी मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और बताइएगा, सैपोनिन, अगर पढ़ा होगा तो सैपोनिन चीज़ क्या है, ठीक है। इस टीके में, ओके, जस्ट C1 सैपोनिन के बारे में देख लेना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार PYQs में आते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट में मैं ये बता ही दूंगी, बट गो एंड सी व्हाट सैपोनिन इज़, और ये इस वैक्सीन का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें आया था। पहले आपको पता हो कि मॉस्क्यूरिक्स के नाम से ये बेची जाती है ना, मॉस्क्यूरिक्स, ओके। तो ये मलेरिया के लिए है, ये याद रखेंगे। क्या आप मुझे बता दीजिए, साइंस से पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसका जब आप पढ़ रहे हो, ओके। चलो, ओके, अगला क्वेश्चन चलिए। अब दिवाली के हैंगओवर से वापस आके क्वेश्चंस लगाओ बैठकर, मैगजीन्स को ख़त्म करो। दो आपको शायद एग्ज़ाम, मतलब जो भी है उसका सीन, बट एटलीस्ट उसको रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी ना आपके लिए। मैक्स टू मैक्स आप 1-2 महीने के और करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा, वो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हैंगओवर से बाहर निकल के प्रॉपर MCQ सीरीज़ को आप लगाना शुरू करें, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे। भारत में डेंगू के लिए जो डेंगी ऑल टीका है किस संगठन ने विकसित किया है। तो इसका आंसर है ICMR। आपको पता है कि ICMR ने डेंगी ऑल टीका इसको विकसित किया है, और ये डेंगू के लिए है। तो डेंगू क्या कैरियर बता दीजिए आप, वैसे सबसे आसान है, बट बताइए कौन से मस्कीटो के थ्रू होता है, ये बता देंगे ना। चलिए बताइए, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO द्वारा ये जो वैक्सीन बनाई गई है MEN 5CV टीका किस बीमारी से बचाव करता है। तो इसका आंसर है मेनिंजाइटिस, ओके। सो यू नो अबाउट मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया के थ्रू होता है ना ये, मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया,
इसके थ्रू है। ये टीका बनाया गया है मेनिंजाइटिस के लिए होता है। अब आप एक फैक्ट, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, या फिर आप मुझे बताइए कि ये जो टीके को लॉन्च करने वाला, जो मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए ये जो टीके को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, वो कौन सा देश है? देश का नाम मुझे आप बताइए, ठीक है? अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है? हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा देश विश्व का पहला देश बना जिसने टीके को लॉन्च किया है फॉर दिस मेनिंजाइटिस, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च गति रेल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य किन शहरों को जोड़ना है? ये सेम क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर मुंबई अहमदाबाद है, महासर। ये मैं देखा था अभी, ठीक है? चलो अभी हमने R21 M मैट्रिक्स M टीके के बारे में देखा था, जो कि आपका मलेरिया के लिए था, है ना? करेक्ट। तो ये पूछ रहा है किस संस्थान द्वारा ये विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है जेनर इंस्टीट्यूट, ठीक है? हर चीज़ ICMR ने नहीं की हुई है, तो इसको एक बार ध्यान रखना कि इसका आंसर है जेनर इंस्टीट्यूट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जेनर इंस्टीट्यूट। ओके, इंग्लिश पीपल आप देख लीजिएगा। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय विस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंसर इज जेनर इंस्टीट्यूट। ओके, चलो बाकी डिटेल्स पहले बता दी गई हैं इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, कैप्स पता है सबको? कैप्स के बारे में पता है ना? बताओ कितने एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं? चलो ये बताओ यूपी में कौन सा है? अरे बेसिक क्वेश्चन है ना, चलो सबको पता है, नरोड़ा है, चलो रहने दो, मत बताओ। रिसेंटली कौन सा बना है ये बताना, ठीक है? अभी सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, कब बना था ये बताओ। चलो इसका आंसर क्या है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है ये, काकरापार एटॉमिक स्टेशन है ये, ठीक है? और ये आपका गुजरात में है। इसी का ये जो बना है ये यूनिट 4 है आपकी, ठीक है? यूनिट 4 थी आपकी। अब आपकी मैगज़ीन में भी इसके रिगार्डिंग ना काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं कि यूनिट 3 कब थी, यूनिट 2 कब थी, यूनिट 1 कब थी। तो ये सब आप मुझे बता दीजिए कब कब थी। और ये चलिए ये बताइए, ये तो आपने देखा होगा कि जो भारत का पहला स्वदेशी क्षमता का जो एटॉमिक पावर स्टेशन था, जो यूनिट 3 था, वो कौन सा था ये बताना, ठीक है? मतलब इंडिजियसली डेवलप्ड कौन सा है? ऑलराइट, ये आप मुझे बता दीजिए। और एक चीज़ ये बताओ कि अभी के लिए वर्तमान में भारत की कुल कितनी ऊर्जा क्षमता बढ़ी है, मतलब कितना टोटल कैपेसिटी है? ओके, ये बताओ मुझे, टोटल कैपेसिटी कितने पूछ लेता है ना, टोटल कि क्या कैपेसिटी है आपकी, ये पूछने के लिए बता सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये यूनिट 4 है, इंडिजियसली डेवलप्ड, आप मुझे बता दीजिए। काकरापार है, गुजरात में है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिलकॉल टीका विशेष रूप से किस बीमारी को लक्षित करता है? हिलकॉल टीका, तो इसका आंसर है हैजा। हैजा मतलब कॉलरा, है ना? तो हैजा बीमारी के लिए ये हिलकॉल टीका विशेष रूप से बनाया गया था, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे, हिलकॉल। ओके, बहुत सारे हो गए यहाँ पे। R21 डेंगू के लिए भी है, तो ये हैजा कॉलरा के लिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO द्वारा विकसित AI आधारित स्वास्थ्य सहायक का नाम क्या है? बेसिकली WHO ने अभी एक एडवांस्ड AI बेस्ड असिस्टेंस को डेवलप किया है, उसका नाम पूछ रहा है आपसे। तो इसका नाम तो सारा जो भी है, सारा है, ठीक है? सारा ये है आपका, जो आपको ना बताएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी हैबिट्स, गुड हैबिट्स कौन सी हैं। तुरंत खाना खा के सोना नहीं चाहिए, कुछ 10 के स्टेप्स पूरे करने चाहिए, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए बताती रहेगी। दो इसमें सबसे जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि ये स्वास्थ्य सहायक तो है,
बट ये आपको किसी भी टाइप की मेडिकल एडवाइस नहीं देगी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको मेडिकल एडवाइस भी देने के लिए केपेबल है तो नहीं, ठीक है। सिर्फ आपकी हैबिट्स को डिक्टेट करेगी, आपको अच्छी आदतों के बारे में अवगत कराएगी, पर ये आपको मेडिकल एडवाइस नहीं देगी कि आप किस मेडिसिन को ले लिए। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, मैं ना इसको लिखती हूँ, रुको। पहली तो ये है कि ये आपको इट वोंट गिव मेडिकल एडवाइस, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला पॉइंट ये है कि आपको पता होगा कि ये कुछ लैंग्वेज में बनाई जाती है। आपको एआई असिस्टेंट है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होंगी जो ये बोलेगी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हिंदी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो सारा है आपकी, वो आपको हिंदी में भी विशेष रूप से बताने के लिए पूर्णतः सक्षम है, ठीक है। हिंदी में ये आपको बताएगी कि आप सुबह जल्दी उठिए, विटामिन डी लीजिए, सूरज में बैठ के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं आपको ये हेल्थ एडवाइस देगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना, ये आपकी मैगज़ीन में दिए हुए नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय संस्थान का नाम बताएं जिसने उच्च गति एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है, ओके। अभी हमने इंडिजियसली एमआरआई स्कैनर का देखा था ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एमआरआई का फुल फॉर्म बताओ ज़रा, थोड़ा पता होगा वैसे, बट चलो बता दो, एमआरआई का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। और दूसरा, इसको किसने डेवलप किया है? तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, इस संस्थान ने एमआरआई को लॉन्च किया था, ठीक है। बाकी डिटेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किसने किया, किसके लिए किया, किस के थ्रू कर रहा है, और कोई डिजीज़ है तो किस विषाणु के थ्रू फैलता है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंपकिन एमआरआई मशीन के विकास में शामिल भारतीय संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर है CEA। परमाणु ऊर्जा परिषद ने पंपकिन नामक भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है, ओके। ये समझ में आता है ना? एमआरआई से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स अब देख लेते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एमआरआई क्या है, ठीक है, ये मुझे बता दीजिए। दूसरा मैंने पूछा था कि इसका जो पावर है वो कितना था, तो आपने बताया था 11.7 टेस्ला था, ठीक है। तो इसका सबसे पहला सफल प्रक्षेपण ना एक कद्दू पे किया गया था, पंपकिन पे किया गया था। तो ये फ्रांस के जो ये परमाणु ऊर्जा आयोग है CEA, यही पे डेडिकेटेड क्वेश्चन था। ये किसने बनाया, ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये CIA का था। और 2021 में एक कद्दू पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया था, 2021 में कद्दू पंपकिन पर, तो ये याद रखना पंपकिन है, ओके। और दूसरा एमआरआई का मुझे बता दो कि क्या था, ये बाकी देख लिया हमने। और इसने फाइनली एक स्कैनर बनाया है इसोल्ट करके, जो मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान करता है, ठीक है। बेसिकली पहले तो आपके कद्दू पे किया गया, बट अब आई इसोल्ट, ठीक है। अब ये माइंड का भी पूरा तस्वीर बना सकता है, समझ गए? दिमाग, इंसानी दिमाग, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके विश्व के बेसिकली सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्क की छवियों का जो अनावरण किया गया है, ये पूरे उसकी ये 4-5 ये डिटेल थे, फैक्चुअल पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, इतने थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO की जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑफकोर्स हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन की समरी देना, कि हेपेटाइटिस से हम कैसे बचें, यही इसका गोल है। हेपेटाइटिस जो है ये किस टाइप का डिजीज़ है, ये आपको पता है? अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस की रिपोर्ट आई है ना, इसमें इसने बताया है कि किस बीमारी से सबसे ज़्यादा कौन से लोग मरते हैं।
तो इस बीमारी के अकॉर्डिंग ना कोविड-19 के बाद हेपेटाइटिस और टीबी, ठीक है, हेपेटाइटिस और टीबी इन दोनों ही डिजीज़ ने लोगों को प्रभावित किया है इक्वल अमाउंट, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं। हेपेटाइटिस और टीबी सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर कोविड-19। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये तो आपको पता ही है, कोविड-19 तो था ही, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ और जूनोटिक भी था, ठीक है। अब हेपेटाइटिस के बारे में अगर हम आएँ तो हेपेटाइटिस के एक मिनट, ये देखो, जो आपका हेपेटाइटिस है इसमें बी और सी होता है, ए भी होता है। बी और सी से संक्रमित सबसे ज़्यादा लोग जो है वो चाइना में हैं, उसके बाद इंडिया में है, ओके, इसके बाद इंडिया में। लेकिन हेपेटाइटिस बी से ज़्यादा लोग चाइना में है, सिर्फ बी की कह रही हूँ, उसके बाद इंडिया में है। और हेपेटाइटिस सी से पहले पाकिस्तान में है, उसके बाद इंडिया में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और हेपेटाइटिस के बारे में जो घटना चक्र एक्सेट्रा में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको भी देखना कि हेपेटाइटिस का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी यहाँ पे बेसिक जो डील थी वो यही थी कि वर्ष 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इन दोनों से ही रोगों में होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण था हेपेटाइटिस, ठीक है। बेसिकली जितनी भी डेथ्स हो रही हैं आपकी, सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न था हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से हो रही थी, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, पहले हम ऑलरेडी देखे थे कि हिलकॉल जो है वो किसके लिए थी, हैजा के लिए थी, कॉलरा के लिए थी। अब वो कह रहा है कॉलरा के लिए जिस टीके का बनाया गया है प्रिवेंशन के लिए वो कौन सी है, तो हिलकॉल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के कोविनेट का पूरा नाम क्या है, कोविनेट। तो कोविनेट का पूरा नाम है आपका कोरोना वायरस नेटवर्क, ओके। दिस वाज इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन देयर। कोविनेट का क्या है, ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना भूल गई हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग। यहाँ बताओ, यहाँ पे ये बताओ कि कौन सा ऐसा देश है जिसने इसके संक्रमण को समाप्त करने की राह में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल किया है। हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए गोल्ड टियर का जो दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश है, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बताना, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं पता है तो मैगजीन में जाके खोल के एक बार देख के बताओ, पर इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें कि WHO के कोविनेट पहल में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है, कौन सा ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि WHO के कोविनेट इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है, ICMR, CSIR या फिर नेवी। तो आंसर है आपका तीनों, ऑल ऑफ दी अबव, ओके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री के पास हाईएस्ट PM 2.5 कंसंट्रेशन है, ओके। सो ये था PM 2.5 किसके पास सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश में, ठीक है। बेसिकली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट PM 2.5 का कंसंट्रेशन किस कंट्री में है, तो आंसर इज बांग्लादेश। अब PM 2.5, PM 10 ये पूरा रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। ये देख लेना, नहीं तो इसके और क्वेश्चंस आगे इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी आ गई। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में टीबी मामलों का वैश्विक अनुमान क्या है, कितने टीबी केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, तो आंसर है 66% इस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट में वापस हेपेटाइटिस और टीबी के बारे में पूरा बताता है, ओके। तो ये देखना कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट में किस जानवर से संबंधित है। ऑफ कोर्स ये हिम तेंदुआ से रिलेटेड है, ठीक है। लेपर्ड सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं ये बताओ। तो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, टॉप 3 स्टेट्स बताओ लेपर्ड्स के मिलने वाले टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, ओके। चलो ये आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस सिटी के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट PM 2.5 कंसनट्रेशन है? अब ये सिटी पूछ रहा है, ठीक है। पहले पूछा था किस देश, तो वो बांग्लादेश। और कैपिटल, बेसिकली कैपिटल जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो आपको पता ही है, इट्स दिल्ली, हमारी अपनी दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। पढ़ लेना पूरी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, नहीं तो बाद में और क्वेश्चंस इंक्लूड कर देंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रिपोर्ट भारत में आइसोपॉड स्पीशीज़ इन इंडिया की प्रेवलेंस को बताता है? बेसिकली प्रजातियों की व्यापकता का प्रकाश डालती है आइसोपॉड्स, ठीक है। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स आइसोपॉड डाइवर्सिटी रिपोर्ट है। बट ये आइसोपॉड्स कौन से थे, किसके बारे में थे, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जापान का एक आइसोपॉड मिला था, उससे रिलेटेड था ये पूरा इन्फॉर्मेशन, दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये देख लेना आप लोग, ठीक है। आइसोपॉड सीरीज़ कौन सी थी? आइसोपॉड डाइवर्सिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था। चलो अभी ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ी डिटेल्स देख सकते हैं, हाँ चलो देख लेते हैं फिर। ओके, तो ये जो आपका आइसोपॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, इसको 2 मिनट में फटाफट देखते हैं कि ये था क्या। बेसिकली आपकी जो ये आइसोपॉड्स है, इसका कोल्लम केरला में एक नई प्रजाति मिली थी, ठीक है। तो उसको एक वैरायटी थी आइसोपॉड की जिसको ब्रुसेथिया इज़रो नाम दिया गया है। ब्रुसेथुआ, कोई अगर स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन हो में ब्रुसोथोआ, जो भी आप पढ़ना चाहो, ब्रुसोथोआ इज़रो, इस आइसोपॉड को ये नाम दिया गया है। और ये आइसोपॉड आपको मिला है इंडिया में, कोल्लम केरला में। लेकिन ये जो इसकी पहचान है, सबसे पहले ना हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान का जो हिरोशिमा विश्वविद्यालय है, यहाँ के रिसर्चर्स ने किया था। फिर आपका ये फाइनली इसकी जब न्यू आइसोपॉड की वैरायटी पता चली तब इसको देखा गया। तो ये जो आइसोपॉड्स होते हैं ये एक टाइप के क्रस्टेशियन से होते हैं, ठीक है। अब आपने ये सब कुछ एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, अभी हम इस पर बहुत जाएंगे तो पूरा एक चार्ट पढ़ना पड़ जाएगा कि कैसे थे, कैसे नहीं थे, इनका क्या फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन होता है, गिल्स, कैविटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अब ये याद रखो कि एक नाम मिला जिसको ब्रुसोथोआ इज़रो करके इसका नामकरण किया गया। जापान ने सबसे पहले हिरोशिमा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर उसने इसकी पहचान की थी। कोल्लम केरला में ये हमको मिला है और ये आइसोपॉड्स की ही एक वैरायटी है। और आइसोपॉड्स बेसिकली आपकी क्रुस्टेशियंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इसमें एज इन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस नाम आप एक बार देख सकते हो, इतना दिख गया। ओके, अब ब्रुसोथोआ इज़रो ये सब किस तरीके का है, किस तरीके से ये एक टाइप की समुद्री मछली, अब ये डिटेल से मत जाना, ठीक है। एक सिंपल सोवर्स से रखो कि कहाँ मिला, क्या नाम रखा, कहाँ है, क्रुस्टेशियंस कैसे होते हैं, ये चीज़ें आप एक बार देख लो। एनवायरनमेंट में जाके बेसिकली देख लो, डायटम्स, क्रस्टेशियंस, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी ना, तो ये देख लेना। चलो अगले पे चलते हैं। वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि हम 2 फरवरी को मनाते हैं, इसका थीम क्या था, ठीक है। 2 फरवरी को मनाए जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या था? तो इसका आंसर था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम थी। इनको पता ही है कैसे आपका वेटलैंड आया था, 2 फरवरी को मनाते हैं। ये भी पूरा एनवायरनमेंट, बेसिक एनवायरनमेंट सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कौन सी झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? पता ही आपको, पुलिकट कौन से 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे, कौन से 2 स्टेट्स का बॉर्डर बनाती है, ये आप बता दो। ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल बेसिक फैक्ट है जो सबको पता होता है, तो ये बता दो पुलिकट झील के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 300 तक कर लेंगे यार एक बार, ठीक है। आई नो शायद मन ना कर रहा हो, बट एक बार ख़त्म कर लो इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO की निक्षय, ओह माय गॉड, निक्षय, ठीक है, पहल 2025 तक का उद्देश्य क्या है? तो ये पता ही है, नीपा वायरस का अंत, ये सबको पता है। नीपा वायरस, नी एंड पहल का क्या है? नीपा वायरस का अंत। चलो अगला क्वेश्चन भी आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के उसमें है। वो ये पूछ रहा है कि इसके अनुसार सबसे अधिक PM 2.5 साध्यता में दूसरा स्थान किस देश का है?
पहला स्थान देखा था हमने बांग्लादेश का था, दूसरा आपका पाकिस्तान का है। कैपिटल दिल्ली, हमारी अपनी दिल्ली, ये देखा था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि कौन सा इंटरनेशनल अलायंस ऐसा है जो कि बिग कैट कंजर्वेशन पे फोकस करता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यही है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। हमें सिर्फ IBCA के बारे में नहीं देखना था, इसमें और डिटेल्स भी देखनी है जो आप मुझे बताएंगे। थोड़ा बहुत जाके देख लेंगे, सही रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको बताइए 7 बिग कैट्स हैं। कौन कौन सी हैं पता है ना आपको? टाइगर है, लायन है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता, ये है। इसमें से कोई 2 भारत में नहीं पाए जाते हैं, तो वो बताइए कि भारत में कौन से 2 नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 7 की लिस्ट में से कोई 2 नहीं पाए जाते हैं। एक तो ये देखकर मुझे बताओ। ठीक है, पूरा बिग कैट अलायंस के बारे में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी रिसेंटली में ना प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स। तो ये बता दो कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था। ठीक है, ये बताओगे? और इससे रिलेटेड एक डिक्लेरेशन भी है रशिया की। चलो ये इसके रिलेटेड एक संगठन है सेंट पीटर्सबर्ग, इंडिया इसका पार्ट है इस डिक्लेरेशन का। और इस डिक्लेरेशन का टारगेट क्या था, ये बेसिक फैक्ट्स पूछ रही हूँ मैं आपसे एनवायरनमेंट के, जो कि आप देखोगे जाके एक बार देख लो, टॉपिक के साथ ही उसको ख़त्म कर दो। बार बार देखोगे, अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और तो टाइम भी आपके पास कुछ करने का। तो करंट को स्टैटिक से लिंक कर लो। ठीक है, तो ये बता दो उन 7 कैट्स में से कौन सी 2 भारत में नहीं मिलती हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर किस साल में आया था वो बता दो। ये बता दो सेंट पीटर्स डिक्लेरेशन का टारगेट क्या था। ये तो कॉमन सी बात है कि इंडिया इसका पार्ट है, टारगेट बताओ क्या था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2024 तक भारत में कितनी रामसर साइट्स नामित की गई हैं। 2 जनवरी 2024 तक का, तो इसमें 85 रामसर साइट तक बन चुकी हैं। आपको सारी रामसर साइट्स नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये देखनी है यूपी में कितनी है और कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं। दूसरा, लेटेस्ट एडिशंस जो हुए वो कौन से हैं। ठीक है, 2 हुए थे आपको, मैंने आपको करवाए हैं। एक मैं आपको ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, तमिलनाडु से रिलेटेड था, एक कहानी भी बताई थी एक राजा वाली, तो पता होना चाहिए आपको। फिलहाल में 85 है। यूपी में कौन सी है, कहाँ पर है, वो आप बताएंगे। कितनी है देख लीजिए, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लीजिए जाकर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HPAI, पशु स्वास्थ्य शब्दावली में HPAI का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा। ओके, अब इसकी डिटेल्स एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इन्फ्लुएंजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नवीनतम वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक संरक्षण मूल्य रखता है। सबसे अधिक कौन से रीजन को हाईएस्ट कंजर्वेशन दिया गया है, तो वो ऑफ कोर्स मैनग्रोव्स है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट किस स्टेट्स में, ये बता दो। वेस्ट बंगाल या फिर आपका गुजरात। इजी है यार, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बता दो। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा पढ़ना, अगली क्लास में हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड और चीज़ें, पूरा संक्रमण देखेंगे और किस तरीके से इस डिज़ीज़ की और क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ये भी देखेंगे। एक बार पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा, मैगजीन को देखोगे तो और ईजी रहेगा, सॉल्व करने में बेसिकली हेल्पफुल रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। वरना ना बहुत बोरिंग हो जाता है, बॉर्डम हो जाता है। इवन आई अंडरस्टैंड दैट, ओके, सो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट, सिर्फ इतना काम करना है आपको, एंड आई नो यू कैन डू इट। एक बार पढ़ना, इसको एक बार क्वेश्चंस लगाना और दिवाली के हैंगओवर से वापस आ जाओ, पढ़ाई पे वापस लगो, बिकॉज ईच एंड एवरी सेकेंड काउंट। हर कोई पढ़ रहा है, हर टाइम पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करना जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड इफ़ यू लाइक इट डू शेयर इट। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।